आज 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। ये बड़ी अपडेट है। बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। आज होने वाली बैठक में बीजेपी और एनडीए के सभी सदस्य दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के फ्लोर लीडर, राष्ट्रीय पदाधिकारी और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है। गठबंधन के पास 293 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के 272 के आंकड़े से अधिक है। और एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले जेडीयू की बैठक, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर चर्चा, मंत्री पद और दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने से पहले जेडीयू की होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू की सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बात होगी। सरकार में जेडीयू को कितने मंत्री पद मिलने चाहिए, इस बात पर बैठक में चर्चा की जाएगी। ये भी तय किया जाएगा कि अग्निवीर, यूसीसी और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर पार्टी का क्या रुख रहेगा। हालांकि जेडीयू ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पहले ही उठा दी है। एनडीए सरकार बनने में नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू नायडू भी किंगमेकर की भूमिका में हैं। टीडीपी इस सरकार में क्या चाहती है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। एनडीए की सरकार में इस बार बीजेपी के कोटे के मंत्रियों में कटौती हो सकती है। ये इसलिए है कि सरकार सहयोगियों के बल पर निर्भर दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सबसे अहम सहयोगी टीडीपी सरकार में 4 मंत्री पद चाहती है। इसके अलावा स्पीकर पद और आईटी मंत्रालय की उसकी डिमांड है। वहीं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की उसकी पुरानी मांग दोहराई है। वहीं अन्य सहयोगी भी सरकार में मंत्री पद को लेकर अपनी डिमांड सौंपने वाले हैं। और बीजेपी की जेडीयू और टीडीपी पर निर्भरता को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी से 4 सवाल पूछे। कांग्रेस ने पूछा है कि 30 अप्रैल 2014 को पवित्र नगरी तिरुपति में आपने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा किया था। क्या वे वादा अब पूरा होगा? क्या आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को अब रोकेंगे? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर अपने 2014 के चुनावी वादे और अपने सहयोगी नीतीश कुमार की 10 साल पुरानी मांग को पूरा करेंगे? क्या आप बिहार के जैसा ही पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने का वादा करते हैं? ये सारे सवाल वही हैं जो समय समय पर टीडीपी और जेडीयू उठाती रही है। एनसीपी अजित पवार गुट के 5 विधायकों के बैठक में न पहुंचने पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। ये बैठक अजित पवार ने बुलाई थी। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हो रही ये बैठक एनसीपी के अजित पवार गुट के विधायकों की है। बैठक लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। बताया जा रहा है कि 5 विधायक इस बैठक में नहीं आए। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से ये भी खबर आई है कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से विधायक शरद पवार गुट से संपर्क साध रहे हैं। लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि सभी विधायक अजित पवार के साथ हैं। न आने की वजह विधायकों ने पार्टी को बताई थी। इस खबर को इस साल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उधर अजित पवार ने कहा कि सभी विधायक उनके साथ हैं, निजी कारणों से वो बैठक में नहीं आ पाए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आम्ही काही फार समाधानी नाहीये। त्याच्यामध्ये ती सर्व जबाबदारी ही माझी आहे असं मी स्वतः मानतो, कारण जनतेने दिलेला कौल आहे। सगळ्या आमदारांना आम्ही एकत्र बोलवलेलं होतं, एमएलए आणि एमएलसी। त्याच्यातले काही जण येऊ शकले नाही त्यांच्या काही अडचणीमुळे। बाबा आत्रामांचं ऑपरेशन झालेलं आहे, कोणाच्या काही दुःखद घटना घडलेल्या आहेत, अशा काही कारणांच्या निमित्तानं। परंतु जे येऊ शकले नाही त्यांनी पण फोनवर संपर्क साधला। और दिल्ली में आज वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस। इस्तीफा देने की कर सकते हैं पेशकश। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट है।
देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। समझा जा रहा है कि वो पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद फडणवीस इस्तीफा देना चाहते हैं। चर्चा है कि फडणवीस विधानसभा चुनाव को देखते हुए डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देकर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। दिल्ली आने से पहले वो नागपुर में संघ के नेताओं से भी मिले। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में 2019 की तुलना में 14 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। मुंबई में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई में अभिषेक बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। मुलाकात में बातचीत की जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन संजय राउत ने कहा कि भविष्य के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज किया। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा। हालांकि इंडिया की बैठक में सरकार बनाने की कोशिश न करने की बात कही गई थी, लेकिन अलग अलग दलों के नेताओं की बैठकें कुछ और इशारा कर रही हैं। और आज बेंगलुरु में राहुल गांधी की पेशी है। राहुल के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई होनी है। बीजेपी ने दायर की है राहुल के खिलाफ याचिका। ये मामला पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का है। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कर्नाटक बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के विज्ञापन भी अखबारों में देने का आरोप लगाया था। विशेष अदालत ने इस मामले में 1 जून को सिद्धारमैया और शिव कुमार को जमानत दे दी थी। और अयोध्या के मतदाताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक का नाम दक्ष चौधरी है, जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने के मामले में काफी चर्चित हुआ था। ये दक्ष चौधरी हैं, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या का परिणाम आने के बाद इसने सोशल मीडिया पर अयोध्या के मतदाताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। दक्ष के साथी अन्नू चौधरी को भी इस मामले में पकड़ा गया। थाना टिला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के हारने के बाद सोशल मीडिया पर वहां के मतदाताओं के खिलाफ इस तरह की कई पोस्ट वायरल हुई थी। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर एनटीए ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। एक नोटिस जारी करके कहा था कि कुछ बच्चों ने परीक्षा में टाइम लॉस की दिक्कत उठाई थी, जिसके मद्देनजर उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसलिए नंबर 718 और 719 भी हो सकते हैं। एनटीए के ताज़ा बयान के मुताबिक प्रश्न पत्र एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तक के आधार पर तैयार किया गया था, लेकिन कुछ छात्रों के पास पुरानी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें थी। इसलिए सभी छात्रों को 5 अंक देने पड़े, जिन्होंने 2 विकल्पों में से एक को चुना था। इस कारण कुल 44 छात्रों के अंक 715 से बढ़कर 720 हो गए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस पर सुनवाई होनी है। और आइए जानते हैं नीट परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद क्या है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 4 जून को घोषित होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने परिणाम की पीडीएफ का एक हिस्सा शेयर किया, जिसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को लोगों ने हाईलाइट किया है। नीट रोल नंबर के सीरीज एक जैसे हैं, यानी सब एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। 8 में से 6 छात्रों को 720 में से 720 नंबर हासिल हुए, वहीं अन्य 2 को 719, 718 हैं। लोगों का कहना है कि नीट में 720 में से 716 नंबर मिल सकते हैं, पर यहाँ पर 719 और 718 मार्क्स कैसे मिले? नीट परीक्षा परिणामों को लेकर छात्र और अभिभावक काफी नाराज हैं। इनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए। अब की बार के परिणाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एनटी का कहना है कि कई बच्चों को या फिर किसी सेंटर पे उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उसके बारे में पहले हमें कभी नहीं बताया गया। मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस या तो रिजल्ट पर रिव्यू किया जाए या रीनीट के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। एनटी को कोई पावर नहीं है कि इसको ग्रेस मार्क्स दे सकें। ये एक इलीगल, अनएथिकल और सभी बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा ये उनके भविष्य खिलवाड़ है। ऐसा आपकी बार क्यों आया कि 720 में से इतने 67 बच्चों के आगे, या 715 आगे, 718 आगे, 719 आगे, कैसे आ गए ये नंबर? हम चाहते हैं तो एग्जाम ही दोबारा से होए।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी नीट परीक्षा परिणामों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की। जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच हो। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई। सीआईएसएफ की महिला जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत दिल्ली आ रही थी। कंगना दिल्ली आने के लिए सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब वे बोर्डिंग के लिए जा रही थी, उस वक्त एलसीटी कुलविंदर कौर सीआईएसएफ यूनिट चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अपनी शिकायत में कंगना का दावा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कर्टन एरिया में सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर ने उनसे बहस की थी और फिर उन्हें थप्पड़ मारा था। आरोपी महिला जवान किसानों पर दिए गए कंगना के बयान से नाराज थी। और कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी सीआईएसएफ जवान कह रही हैं, कंगना ने कहा था कि 100 रुपए की खातिर लोग किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है। सूत्रों के मुताबिक कुलविंदर पंजाब के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली हैं और उसका परिवार किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इस पूरे मामले के बाद कंगना ने वीडियो जारी कर बताया है कि वो सुरक्षित है। कंगना ने कहा कि मुझे पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद की चिंता है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में सीआईएसएफ ने कार्रवाई की। सीआईएसएफ ने महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला जवान के खिलाफ एफआईआर के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है। इस मामले को लेकर मोहाली पुलिस के डीएसपी केएस संधू ने कहा कि सीआईएसएफ ने घटना की जानकारी पंजाब पुलिस को दी है। सीआईएसएफ ने इन्फॉर्मेशन देती है, कंप्लेंट नहीं देती है, जी इन्फॉर्मेशन देती है जो होया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है। देखिए, उसकी जांच चल रही है, क्या कारण है। अगर रक्षा के इस प्रकार की बातें करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच चल रही है। और एक बड़ी खबर है, राहुल गांधी का बहुत बड़ा आरोप, भारत में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। स्टॉक मार्केट घोटाले की जेपीसी जांच हो। रिटेल इन्वेस्टर्स का 30 लाख करोड़ लॉस हुआ है। चुनाव से पहले शेयर मार्केट पर टिप्पणी की गई। पीएम और गृह मंत्री ने टिप्पणी की थी। राहुल गांधी का यह आरोप। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। राहुल गांधी के स्टॉक मार्केट घोटाले के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि देश की जनता को राहुल पर भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ
विदेश और देश के निवेशकों को निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। गोपाल राय ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में गठबंधन किया था, जिसमें दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने और 3 पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे। लेकिन 2019 की तरह इस बार भी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण जब हैदराबाद में अपने घर पहुंचे तो उनके पूरे परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जब गुरुवार को पवन कल्याण अपने घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई थी। घर पहुंचने पर पवन ने अपने बड़े भाई और मेगा स्टार चिरंजीवी को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी भाभी और मां को भी साष्टांग प्रणाम किया। जब पवन घर पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने फैमिली के साथ मिलकर बड़ा केक भी काटा। चिरंजीवी, रामचरण, पवन कल्याण और परिवार के बाकी सदस्यों ने सेलिब्रेशन के बीच ही तस्वीरें भी खिंचवाई। मुंबई के पवई इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और बीएमसी अधिकारियों पर पथराव किया गया। इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मी और बीएमसी अधिकारी घायल हो गए। तस्वीरें मुंबई के पवई इलाके की है, जहां बीएमसी और पुलिस की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पथराव की घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना में 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। घायल पुलिसकर्मियों को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में गुरुवार की शाम शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई। आग से बड़ा नुकसान। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते ये चारों तरफ फैल गई। दमकल विभाग के मौके पर आने से पहले ही आग की लपटों से भारी नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और उसके बाद भीषण हादसा हुआ। इस हादसे के वक्त इमारत में कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने के तुरंत बाद सभी को निकाल दिया गया। टाइम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई, सब अंडर कंट्रोल है। कोई अंदर फंसा तो नहीं था? नहीं, कोई फंसा नहीं था। पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी। टाइम रहते हुए सारे बिल्डिंग के लोग बाहर आ गए थे। बाद में दमकल विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। मणिपुर में बाढ़ की वजह से हालात और खराब हो गए हैं। इम्फाल में हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। मणिपुर के ईस्ट इम्फाल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए। इम्फाल नदी के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी भर गया था। अब पानी कम होने के बाद लोगों के घरों में मलबा भरा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अभी के अंदर जाने के प्लान भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लॉज मिट्टी पड़ रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल पूर्वी जिला प्रशासन के साथ नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और एनडीआरएफ की टीम से बात की। और मुंबई में मंत्रालय भवन की ऊपरी मंजिल से कूदकर एक शख्स ने कथित तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि सुरक्षा जाल की वजह से शख्स को कोई चोट नहीं आई। बाद में पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स किसी मुद्दे को लेकर नाराज था। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में शख्स हाथ में कुछ दस्तावेज लिए हुए मंत्रालय इमारत के जाल पर दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने मंत्रालय की इमारत से छलांग लगाई, लेकिन भवन में लगे सुरक्षा जाल पर गिर गया, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई और वो सुरक्षित है। शख्स को हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच जारी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपने पहले मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान को अपने पहले ही मैच में मेजबान अमेरिका के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।
अमेरिकी टीम ने बाबर आजम की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया और जबरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए सुपर ओवर में एक रोमांचक जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 159 रन बनाए। जवाब में 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिकी टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बना सकी और मैच टाई हो गया। इसके बाद हार जीत का फैसला सुपर ओवर में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी टीम जीत के लिए 19 रन के लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकी और 5 रन से मैच गंवा दिया। और आज चिराग पासवान करेंगे बैठक एलजेपी सांसदों के साथ। चिराग पासवान की मीटिंग। तो एनडीए के अलग अलग घटक दल बैठकें कर रहे हैं। एनडीए के संसदीय दल की बैठक के ठीक पहले आज चिराग पासवान एलजेपी के सांसदों के साथ बैठक करें। अखिलेश यादव ने आज सांसदों की बैठक बुलाई। आज सुबह 10 बजे समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक। आज बेंगलुरु में राहुल गांधी की पेशी। राहुल के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई बीजेपी ने दायर की है राहुल के खिलाफ याचिका। असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कछार से 8.5 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। पुलिस ने 1.7 किलोग्राम हेरोइन की बरामद।